हरने वाला वंश, पिता के प्राणों को जो वंश हरता है, अर्थात इस वंश में पिता के प्राण पुत्रकों के द्वारा हरे जाते हैं, इसलिए इसे हर्यक या पितृहंता वंश भी कहते हैं। बड़ा थोड़ी विडंबना वाला वंश है कि जिस भारत में पिता की आज्ञा के लिए बेटे ने अपना राज सिंहासन त्याग दिया था और 14 वर्ष का वनवास ले लिया था, उस राम के देश में एक वंश ऐसा भी है जहां पिता की हत्या बेटे के द्वारा की जाती है। पिता के प्राण हारने के कारण इस वंश को कहते हर्यक वंश और इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ये वंश 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक बैठेगा। 412 बीसी तक इसका शासन रहेगा। ये मगध महाजनपद का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है। इसे नाम दिया गया हर्यक वंश और इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। संस्थापक हैं बिंबिसार और बिंबिसार के बेटे होंगे अजात शत्रु, जो हत्या करेंगे बिंबिसार की, और बिंबिसार की हत्या करके उनके बेटे बैठेंगे गद्दी पर अजात शत्रु, और अजात शत्रु की हत्या करेंगे उनके बेटे उदयन। हमने कहा था पिता की हत्या हमेशा बेटे द्वारा की जाएगी, तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की। और ये वंश हर्यक वंश इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बिंबिसार जो पहले शासक हैं, इनकी मगध महाजनपद को मगध साम्राज्य बनाने में बड़ी भूमिका है। हल्की हल्की हम चर्चा सबकी कर लेंगे और क्लास के अंत तक हम मौर्य साम्राज्य तक पहुंच जाएंगे। तो ध्यान रखना, बिंबिसार की उपलब्धियां कुछ हैं कि एक तो इन्होंने सबसे पहले अंग महाजनपद को पराजित किया, जो अंग सबसे पूर्व में था उसको पराजित किया और उसको मगध में मिला लिया। अंग को पराजित किया और उसको मगध में मिला लिया। इस बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है, सेना रखने वाला भी कहा जाता है, और ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर के भी ये रक्त संबंधी थे बिंबिसार, और इन बिंबिसार ने कहते हैं मगध साम्राज्य की यात्रा का शुभारंभ किया था। मगध साम्राज्य बनने की यात्रा का शुभारंभ किया था किसने? बिंबिसार ने। और बिंबिसार एक चीज के लिए और बड़े जाने जाते हैं कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्धों का सहारा तो लिया, कूटनीति का भी सहारा लिया और वैवाहिक नीति का भी सहारा लिया। वैवाहिक नीति का भी सहारा इन्होंने लिया। भारतीय इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जो वैवाहिक संबंधों का प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने में करेंगे। कहने का मतलब क्या, आज तो बहुत से लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि शादी संबंध अच्छी जगह हो, इसके लाभ लिए जा सकें। ऐसे ही पहले शासक थे बिंबिसार, और जिन्होंने भारत में ये परंपरा स्थापित की थी कि वैवाहिक संबंधों का राजनीतिक उद्देश्य से उन्होंने सदुपयोग किया था, और उन्होंने 3 विवाह किए थे। उनके 3 विवाहों का उल्लेख मिलता है। पहला विवाह किया था उन्होंने चेटक की बहन चेलना से, जिस चेलना से जन्मे थे अजात शत्रु। दूसरा विवाह किया था उन्होंने कौशल नरेश प्रसेनचित्त की बहन महाकौशला से, और तीसरा विवाह किया था उन्होंने पंजाब नरेश की बहन क्षेमा से, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से। और उन वैवाहिक संबंधों का उन्होंने राजनीतिक हित के लिए सदुपयोग किया। तो आप मान सकते हैं कि पहले राजनीतिक हैं भारत में जो वैवाहिक संबंधों का भी डिप्लोमेटिक तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है, आदर्श का काम करता है। तो बिंबिसार की ये देन ये भी है। 3 विवाह उन्होंने किए। बिंबिसार श्रेणिक थे, सेना रखने वाले कहे जाते थे, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भगवान महावीर के तो ये कहते हैं रक्त संबंधी मौसा कह सकते हैं आप उसको, कि चेलना की बहन चेटक की बहन चेलना से विवाह हुआ बिंबिसार का,
और चेटक की ही बहन से विवाह हुआ था महावीर स्वामी के पिता का। तो ध्यान रखना, ये उनके रक्त संबंधी भी कहलाए। ठीक है, अजातशत्रु और बिंबिसार महावीर स्वामी जो हैं वो मौसेरे भाई हैं। खैर यहाँ हम रक्त संबंध नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप याद रखना कि बिंबिसार भगवान महावीर के रक्त संबंधी थे और बुद्ध का भी बहुत सपोर्ट करते थे, उनके मित्र थे। और बुद्ध जब बीमार हुए तो बुद्ध की सेवा के लिए उन्होंने अपने खास राजवैद्य जीवक को भेजा। एक व्यक्ति और बार बार आता है एग्जाम में, जीवक राजवैद्य है, एक गणिका का बेटा है, सालवती का बेटा है, जिसका लालन पालन बिंबिसार के किसी बेटे ने किया और तक्षशिला में उनकी शिक्षा हुई। और इन जीवक का भी सदुपयोग बिंबिसार ने किया था। अवंती के राजा चंड प्रगोप्त के पीलिया रोग के इलाज के लिए उन्होंने वहां उन्हें भेजा था। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, पीएससी स्टेट सर्विस के एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता था कि जीवक को किसके इलाज के लिए भेजा था। तो जीवक को अवंती जो इनका प्रतिनिधि था उनके चंड प्रगोप्त के इलाज के लिए उन्होंने एक राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो आयुर्वेदाचार, आयुर्वेद के विद्वान जीवक बिंबिसार के राजवैद्य थे और समय समय पर जीवक ने भगवान बुद्ध की भी चिकित्सा की थी। अब बिंबिसार को उनके बेटे मार देंगे। अच्छा, इन्होंने ही गिरिवज्र की स्थापना की थी, जिसे आगे चल के राजग्रही कहा जाता है। तो ये सारी उपलब्धियां किसकी हो गई? बिंबिसार की हो गई। इतने तथ्य हो गए कि अगर कोई आंसर आ जाए लिखने मीन्स में तो आप आसानी से बिंबिसार की उपलब्धियां लिख सकते हो। सामरिक उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धि, आपके कहते हैं वैवाहिक संबंधों के क्षेत्र की उपलब्धि, ये सारी उपलब्धियां हैं। कूटनीति भी उनकी है और एक बहुत बड़ी चीज दुनिया को दे गए, भारत को दे गए, वैवाहिक संबंधों का सदुपयोग कैसे किया जाए। खैर, तो आगे बढ़े इसके बाद। और ये आज भी है निरंतरता के रूप में। इतिहास कहता भी है कि निरंतरता और परिवर्तन के क्रम में वह तथ्य, वह विचार कहाँ तक प्रासंगिक है। तो निरंतरता और परिवर्तन के यात्रा में ये तत्व, ये विचार आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल है यार। खैर, हम राजनीतिकों के नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप अपने आसपास देखेंगे तो वैवाहिक संबंधों से जुड़े हुए कई लोग आपको दिख जाएंगे जो केवल उस वैवाहिक संबंध की वजह से ही मुख्य पटल पे हैं। उनकी उपलब्धि ही वह वैवाहिक संबंध है। खैर, कहानी आगे बढ़ा देते हैं हम और बिंबिसार के बाद आ जाते हैं उनके बेटे अजातशत्रु, क्योंकि हमें कम से कम मगध के ये 3 वंशों की चर्चा और मौर्य साम्राज्य तक वहां पहुंचना है। अजातशत्रु की उपलब्धि 492 बीसी में वो गद्दी पर बैठे, 492 तक बिंबिसार थे और 460 बीसी तक उनका शासन है। अजातशत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, उन्हें कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। और अजातशत्रु ने भी मगध का विस्तार किया, पिता के काम को आगे बढ़ाया। उनने अंग को पराजित करके साम्राज्य में शामिल किया था। इन्होंने काशी और वैशाली को पराजित किया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये कुछ नवीन हथियार भी लेके आए थे, रथ मूसलक और महाशिला कंटक। रथ मूसलक और महाशिला कंटक 2 नवीन वेपन्स, न्यू वेपन्स, नए हथियार, युद्ध में नई प्रौद्योगिकी लेके आए थे। कौन? अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने, कहते हैं कि कौशल नरेश से भी लड़ाई की बार बार, बाद में चल के एक बार वो जीते, एक बार हारे और फिर समझौता हो गया। लेकिन वैशाली को और काशी को मगध में मिलाया और मगध साम्राज्य की यात्रा आगे बढ़ाई। सबसे बड़ी उपलब्धि अजातशत्रु की क्या है? बिंबिसार के बेटे कि इन्हीं के समय में 483 बीसी में मृत्यु हुई गौतम बुद्ध की। तो 483 बीसी में अजातशत्रु ने ही बौद्ध धर्म को संरक्षित करने के उद्देश्य से बुलाई थी पहली बौद्ध संगति। अपनी राजधानी राजग्रही की 7 पर्णी की गुफा में, और महाकश्यप ने की थी इसकी अध्यक्षता। 483 बीसी में पहली बौद्ध संगति हुई और भगवान बुद्ध की मृत्यु, महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के काल में हुआ। तो इन पे जिम्मेदारी आई बौद्ध धर्म को संरक्षित करने की कि बुद्ध तो चले गए, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं कैसे संग्रहित रहेंगी। तो इन्होंने
फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की। और कहते हैं उन्हीं के दो शिष्यों को, आनंद को सुत्त पिटक लिखने का उत्तरदायित्व मिला और उपाली को विनम पिटक लिखने का कहते हैं उत्तरदायित्व मिला। तो दो पिटक उभर के आए जो बौद्ध धर्म के, बौद्ध साहित्य के आधार स्तंभ हैं। तो ये सारा श्रेय दिया जाता है अजात शत्रु को। और आप ध्यान रखना, पूरे मगध महाजनपद के काल के दौरान 3 बौद्ध संगति हो जाएगी। पहली बौद्ध संगति हर्यक वंश के अजातशत्रु के काल में, दूसरी बौद्ध संगति शिशुनाग वंश के काल अशोक के काल में, और तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के काल में। तो जब तक महाजनपद मगध रहेगा, मगध साम्राज्य रहेगा, बौद्ध धर्म का भी बोलबाला भारत में रहेगा। और बुद्ध खुद बिंबिसार के और अजातशत्रु के समकालीन है। और इसी समय में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी बहुत उभार पर रहेगा। और सनातन धर्म संस्कृति या वैदिक धर्म जो है उसका थोड़ा सा पराभाव इस काल में होगा। अब देखना, पूरे मगध महाजनपद के जो वंश हैं वो कहीं ना कहीं, हर्यक या तो बौद्ध है या जैन है, हर्यक वंश। शिशुनाग भी जैन या बौद्ध है। नंद तो प्योर जैन धर्म को मानते हैं। मौर्य साम्राज्य के अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि बन के मरे थे, संलेखना हुई थी, और अशोक बौद्ध थे, आपको मालूम है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वैदिक संस्कृति पराभव की ओर गई, लेकिन मौर्योत्तर काल में इनके बाद वो वैदिक संस्कृति वापसी करेगी और इन धर्मों का पतन शुरू हो जाएगा। चर्चा कभी फिर हम और करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ अब हम उदयन की बात कर लें, और उदयन के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश तक हम पहुंचेंगे। ध्यान रखना, यहाँ शिशुनाग वंश, अच्छा उदयन की बात कर लें। उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया, उनके बेटे, परंपरा है, पिता को कौन मारेगा? बेटा। बिंबिसार को किसने मारा? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को कौन मारेगा? उदयन। हालांकि उदयन के बाद के शासक नहीं मिलते हैं, नाल दशक और दूसरे नाम मिलते हैं, लेकिन उनका बहुत उल्लेख नहीं मिलता। ये वंश 412 तक चला, लेकिन उदयन के बाद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ। उदयन की एक उपलब्धि है, ये जैन धर्म को मानते थे, और उदयन के साथ एक चीज थी कि उदयन ने पाटलिपुत्र का दुर्ग बनाया था, और पाटलिपुत्र ही आगे चल के बनी थी मगध महाजनपद की तीसरी राजधानी। और उस पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहते हैं। गंगा यमुना के दोआब पर बनी थी। गंगा और सोन नदी के संगम पर बना था एक दुर्ग, जिसे बोला गया पाटलिपुत्र। तो ये पाटलिपुत्र बनवाया था उदयन ने, उदय भद्र ने। फिर कहते हैं कि जब छोटे छोटे शासक और हुए, इनके बाद और शासक हुए जिनका विशिष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, उसके बाद जनता ने इन